गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट जो तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम एक हमारा टॉपिक है जो है शिक्षा के प्रकार और प्रभावी कारक, मतलब कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा के प्रकार के शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सुपर टेट के लिए, यूपी टेट और सी टेट तीनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपकी क्लास कौन सी है? 18। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर। तो इसमें हमारी हेडिंग है शिक्षा के प्रभावी कारक। हमारी हेडिंग क्या है? शिक्षा के प्रभावी कारक। आपने इसमें 17 वाली जो क्लास देखी होगी उसमें मैंने इसमें डिस्कस किया था। शिक्षा के प्रभावी कारक में परिवार को डिस्कस कर दिया था, परिवार के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और समाज के बारे में भी मैंने इसमें आपको बता दिया था कि ठीक है। अब हम इससे आगे बात करते हैं। ओके, तो इससे आगे हमारी हेडिंग आती है, इसमें शिक्षा के प्रभावी कारक में हमारी आगे हेडिंग आती है कि समाज की शैक्षिक विकास में भूमिका। अभी हमने समाज के बारे में पढ़ा था, अब समाज की शैक्षिक विकास में क्या भूमिका है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है विद्यालय की स्थापना करना। समाज की शैक्षिक विकास में भूमिका के अंतर्गत आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि विद्यालय की स्थापना। सेकंड पॉइंट आता है इसमें शिक्षा पर नियंत्रण करना। थर्ड पॉइंट आता है आपका व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्रौढ़ शिक्षा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शैक्षिक विकास के अंदर। ठीक है, तो समाज के थ्रू ही हमारा क्या होता है? विद्यालय की स्थापना होती है, शिक्षा पर नियंत्रण किया जाता है, शिक्षा की व्यवस्था होती है, व्यावसायिक शिक्षा की, और प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है इसमें आपका, फिफ्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम का निर्माण। सिक्स पॉइंट है विद्यालय के लिए धन की व्यवस्था करना। सेवन पॉइंट है सार्वभौमिकरण शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके समाज की शैक्षिक विकास में भूमिका के अंतर्गत। अब इसमें आगे आपका पॉइंट आता है कि समाज की विशेषताएं, आवश्यकता, मान्यता, मूल्य शिक्षा में व्यवस्थित करके ही उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। मतलब इसमें ये है कि जो समाज की जो विशेषताएं होती हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो मान्यता होती हैं, उनके जो मूल्य होते हैं, शिक्षा में व्यवस्थित करके, उन सभी को शिक्षा में व्यवस्थित करके ही उद्देश्य का क्या किया जाता है? निरूपण किया जाता है। इसी कारण के वजह से, इस कारण के वजह से शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, आपका आगे नेक्स्ट है हेडिंग, जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपके विद्यालय। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसके अंदर विद्यालय। विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट संस्था है जहां बालक वंचित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। इसमें बताया है कि जो विद्यालय है वो एक ऐसी संस्था है, ऐसी विशिष्ट संस्था है जहां बच्चों को वंचित विकास की दृष्टि से, मतलब विकास की दृष्टि से विशिष्ट प्रकार की क्रिया तथा व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। कि बच्चों को विद्यालय में उनके विकास के लिए बहुत सारी विशिष्ट क्रियाएं और व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। ओके, ये प्रभावी कारक में है सब कुछ शिक्षा के। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है राज्य। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, राज्य में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। कि राज्य के अंतर्गत आता है हमारा कि शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाए, मतलब शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई
ऐसा नहीं है कि जो लोग रिच हों उनको ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली शिक्षा दी जाए, या जो लोग गरीब हैं तो उनको शिक्षा नहीं दी जाए या कम मात्रा में दी जाए। अगर क्लास के अंदर स्टूडेंट है तो उसको समान शिक्षा दी जाएगी। ओके, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करता है। कि जो स्कूल होते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें यही है कि जो राज्य है वो विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करता है। ओके, और फर्स्ट पॉइंट में था कि जो राज्य है वो शिक्षा का समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, व्यय को पूरा करने का उपाय ढूंढता है। कि जो राज्य होता है वो शिक्षा व्यय को पूरा करने का उपाय भी ढूंढता है। व्यय को पूरा करने का उपाय ढूंढता है। इससे पहले आपको नोट लिखना है यहाँ पे शिक्षा, क्या लिखना है, शिक्षा, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ लिखना है आपको शिक्षा। शिक्षा व्यय को पूरा करने का उपाय ढूंढता है कौन, राज्य। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका आता है, निश्चित स्तर तक शिक्षा अनिवार्य बनाना, मतलब बनाता है। जो राज्य है वो क्या करता है कि एक निश्चित स्तर तक, एक ऐसा स्तर उन्होंने कर दिया, निश्चित कर दिया कि शिक्षा अनिवार्य बनाता है, कि वहाँ तक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5, कि राज्य जो है वो योग्य शिक्षक की व्यवस्था करता है। कि राज्य के द्वारा ही क्या होती है, जो योग्य शिक्षक होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। ओके, तो आपका ये राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसमें शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, क्या है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षा संस्कृति का हस्तांतरण करती है। कि जो शिक्षा है वो किसका हस्तांतरण करती है, संस्कृति का। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सेकेंड है आपका, शिक्षा एकता तथा समग्र उत्पन्न करती है। जो शिक्षा होती है वो एकता को और समग्रता को उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा, नवीन परिवर्तन के उदय में सहायक होती है। नए नए तरीके के जो परिवर्तन होते हैं उनके उदय में भी वो सहायक होती है कौन, शिक्षा। आपका फोर्थ पॉइंट आता है, परिवर्तन ग्रहण कराने में सहायता प्रदान करती है। कि परिवर्तन, आप जैसे कोई भी परिवर्तन हुआ है उसको ग्रहण कराने के लिए सहायता प्रदान करती है। कि इन कोई भी हमारा एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हमारा परिवर्तन हुआ है तो क्या होता है इसके अंदर, कि परिवर्तन को ग्रहण कराने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें 5, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। कि जो हमारी शिक्षा होती है वो कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से समाज अपने बालकों को वैसा बना लेता है जैसा कि उन्हें बनाना चाहता है। शिक्षा एक इसके अंतर्गत आता है आपका, कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि समाज में अपने बालक, समाज के अंदर जो हमारा बालक होता है को हम वैसा ही बना देते हैं जैसा कि उन्हें बनाना चाहते हैं। हम बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसको वैसा ही बना देते हैं समाज के अंदर, लेकिन किसकी सहायता से, शिक्षा की सहायता से। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6, शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कि जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, समाज की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करती है। ठीक है, तथा ऐसे विचारों का प्रसार करती है जिनके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हो सकें। तो शिक्षा समाज की ऐसी आवश्यकताओं को, जो भी आवश्यकता होती हैं समाज की, उनको पूरा करती है तथा ऐसे विचार को
का प्रसार करती है, ऐसे विचार को मतलब फैलाती है हर जगह, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्र में अनेक परिवर्तन ला सके। मतलब कि समाज के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें अनेक परिवर्तन लाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? शिक्षा की। या फिर ये कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन लाए जा सकते हैं, या समाज की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ये थे आपके शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत पॉइंट। ओके, अब हमारा आगे हेडिंग आती है इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर, हमारी टॉपिक है हमारे इसके अंदर शिक्षा के प्रकार। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? शिक्षा के प्रभावी कारक। ओके, समाज पढ़ा था, समाज पढ़ा था हमने, है ना? समाज हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, इसमें हमने डिस्कस किया था अभी समाज के शैक्षिक विकास में भूमिका। ठीक है, विद्यालय, राज्य, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, इन सभी को पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 औपचारिक शिक्षा, नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा, नंबर 3 दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, तो हमारी शिक्षा कितने प्रकार की होती है? हमारी शिक्षा होती है 3 प्रकार की, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। ओके, तो हम इसमें आप फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट के बारे में बताएंगे हम शिक्षा के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है औपचारिक शिक्षा। हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है? औपचारिक शिक्षा, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा आता है कि यह शिक्षा की एक संगठित विनियमित प्रणाली होती है। कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो शिक्षा की एक संगठित विनियमित प्रणाली है। यह स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दी जाती है। कि जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है वो कहाँ दी जाती है? स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस शिक्षा में बालक को शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम सब निर्धारित होते हैं। इस विधि में क्या होता है कि बालक को जो शिक्षा दी जाती है या शिक्षा देने की ये जो योजना होती है इसमें, उसमें क्या होता है कि समय जो है वो भी निर्धारित होता है, अध्यापक, विधि भी, पाठ्यक्रम भी, सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें निर्धारित होती हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, इसमें पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। मतलब कि क्लास पीरियड का, सिलेबस का, जो भी तुम्हारे कोर्स है उन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है? इसमें पालन किया जाता है। ओके, जैसे तुम्हारी अनौपचारिक शिक्षा जो है इसके अंतर्गत आपका क्या किया जाता है? पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। कि जो तुम्हारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाया जाएगा, जो भी तुम्हारा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। क्लास में पीरियड लगते हैं उसके, कि हाँ भाई फर्स्ट पीरियड में ये आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेकेंड ये पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है? पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। ठीक है, किसमें? फॉर्मल एजुकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। कि जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है उसमें क्या दिए जाते हैं? प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में, किसी भी क्लास में अगर एडमिशन लेता है तो ईयर के, साल के अंत में उसको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये क्या? प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, यह प्राथमिक स्तर से जारी होकर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक जारी रहती है। कि जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है ये प्राथमिक स्तर से, प्राइमरी जो स्टेज होती है यहाँ से लेकर मतलब जारी होकर, स्टार्ट होकर माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सभी तक आगे तक जारी होती रहती है, मतलब चलती रहती है। ओके,
अब आपका नेक्स्ट है, इसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षक होते हैं। कि इसमें जो शिक्षक होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, मतलब प्रशिक्षित, और उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। ठीक है, तो इसमें जो टीचर हैं वो, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षक का तात्पर्य यही है कि वो पढ़े लिखे और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव होता है किसमें, औपचारिक शिक्षा में। ओके, अब इसमें आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसमें सीखने वाले को विद्यालय की समय सारणी के मुताबिक काम करना होता है। कि इसमें जो छात्र होते हैं उनको समय सारणी के मुताबिक ही काम करना होगा विद्यालय के अंदर। ये नहीं है कि अब मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, मुझे बाहर जाना है तो मैं बाहर जाऊंगा, और मेरे को अंदर रहना है तो अंदर रहना, ऐसा नहीं है। समय सारणी के मुताबिक ही सारी चीज़ होती हैं कि भाई अब तुम्हारे पीरियड लगेंगे, आपका 11 बजे का टाइम होगा कि भाई लंच होगा, या 2 बजे का टाइम होगा कि आपकी छुट्टी होगी। तो समय सारणी के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होता है, सारे काम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, यह शिक्षार्थी के उद्देश्य को पूर्ण प्रशिक्षण होती है। मतलब ये शिक्षार्थी के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण है। ठीक है, उनका जो उद्देश्य होता है उसके लिए क्या है, पूर्ण प्रशिक्षण होती है। ओके, आपका नेक्स्ट है इसमें हेडिंग, औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, अकादमिक ज्ञान कौशल हासिल करना। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है कि अकादमिक जो ज्ञान होता है और जो कौशल होता है उसको हासिल करना। ठीक है, ये औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट है, बुनियादी सीखने के रूप विज्ञान कला सीखना। ठीक है, ये भी इसका पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट है आपका, सीखने के कौशल को जल्दी विकसित करना। कि जो सीखने का कौशल होता है उसको क्या करती है, जल्दी विकसित करती है। कौन, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, उद्योग के लिए योग्य बनाती है। उद्योग मीन्स आपको इन फ्यूचर कोई जॉब करनी है, कोई भी उद्योग से रिलेटेड कुछ करना है तो उसके लिए हमें क्या बना देती है, योग्य बना देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाज राष्ट्र की ज़रूरत को पूरा करना। मतलब कि जो समाज है, राष्ट्र है, उसकी जितनी भी ज़रूरत होती हैं उन सभी को पूरा करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चों के कल्याण व विकास में मदद करती है। कि बच्चों का कल्याण में और जो बच्चों का विकास होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत मदद करती है। फॉर्मल एजुकेशन। ओके, ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर, उपयोग इसके, कि औपचारिक शिक्षा के उपयोग। ओके, तो आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक विकास, सेकंड पॉइंट है पेशेवर विकास, थर्ड पॉइंट है कर्मचारी विकास, और फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये सभी क्या हैं, औपचारिक शिक्षा का उपयोग के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसमें फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, शैक्षणिक विकास में किस तरीके से उपयोगी होती है। कि औपचारिक जो शिक्षा होती है वो शैक्षणिक विकास के लिए एक अहम पहलू होती है। शिक्षा के विकास के लिए क्या होती है, एक अहम पहलू होती है। ये क्या करती है, यह बच्चों के ज्ञान हासिल करने के साथ साथ, ये बच्चों का जो ज्ञान है उसको हासिल करने के साथ साथ उसका विश्लेषणात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करने में भी मदद करती है। कि शैक्षणिक विकास में कैसे ये उपयोगी होती है, कि ये बच्चों को ज्ञान जो है हासिल करने में तो हेल्पफुल होती है, ये बच्चों को ज्ञान दे रही है, लेकिन उनकी जो सोच है, कोई भी समस्या है उसका जो समाधान करने के लिए जो क्षमता है उसके विकास में भी उपयोगी होती है। ओके, अब इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है,
पेशेवर विकास में, ठीक है। पेशेवर विकास में किस तरीके से उपयोगी होती है ये? पेशेवर विकास में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। जैसे कि प्रमाण पत्र, डिग्री, किसी भी व्यक्ति के पास किसी खास नौकरी के लिए ज़रूरी ज्ञान है, यह साबित करते हैं। मतलब कि पेशेवर विकास के अंतर्गत क्या आता है कि औपचारिक शिक्षा क्या देती है, हमें प्रमाण पत्र देती है या डिग्री देती है जो उसको नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उस चीज़ के लिए ज्ञान देती है। तो ये साबित करते हैं। ओके, जैसे मतलब इसको एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि प्रमाण पत्र और डिग्री किसी व्यक्ति के पास किसी खास नौकरी के लिए ज़रूरी ज्ञान है, ठीक है। तो यह साबित करती है कौन? आपकी औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट आपका इसमें थर्ड, कर्मचारी विकास में किस तरीके से उपयोगी होती है? तो यह है हमारे लाक्षणिक प्रशिक्षण देने में मदद करती है। इससे क्या होता है कि कर्मचारी को ज़रूरी कौशल, ज्ञान और क्षमताएं हासिल करने में भी मदद करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है इसमें हमारा सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण में क्या होता है कि शिक्षा की जो व्यवस्था होती है, राज्य कानून होता है, प्रचार और नेतृत्व और सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख औपचारिक साधन हैं, ठीक है। तो ये हमारे औपचारिक शिक्षा के क्या हुए उपयोग। ओके, अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारी अनौपचारिक शिक्षा। तो हमारी हेडिंग है इसके अंदर सेकंड, अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, यह शिक्षा स्कूल कॉलेज के बाहर होने वाली शिक्षा है। कि जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो आपकी स्कूल के बाहर, इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, इस शिक्षा को अनुभवात्मक शिक्षा भी कहा जाता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि अनुभवात्मक शिक्षा कौन सी होती है? तो अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। पॉइंट्स काफ़ी सारे दे सकते हैं आपको, मतलब 4 ऑप्शन में। तो उसका आंसर होगा आपका अनौपचारिक शिक्षा की इस शिक्षा को अनुभवात्मक शिक्षा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और उनकी नकल करते हैं। जो अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको देखते हैं और उनकी नकल करते हैं, उनका जैसा कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, तो आप जिस तरीके से बोलोगे बच्चों से, तो बच्चे भी उसी तरीके से बोलते हैं, उसी तरीके का बिहेव करते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसकी विशेषताएं हैं कुछ। इसकी विशेषता में फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें कोई स्पष्ट लक्ष्य या निर्धारित उद्देश्य नहीं होता। कि जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं होता और ना ही निर्धारित उद्देश्य होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है इसमें, यह शिक्षार्थी द्वारा स्वयं निर्देशित होती है। कि जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है वो शिक्षार्थी के द्वारा स्वयं निर्देशित होती है। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका, यह घर या कार्यस्थल पर रोजमर्रा के अनुभव स्थिति के माध्यम से होती है। कि ये जो शिक्षा होती है घर में भी या किसी कार्यस्थल पर भी अनुभव और स्थिति के माध्यम से भी हो सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका इसमें कि यह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक हो सकती है। कि जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ये व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक
किसी भी तरीके की शिक्षा हो सकती है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे इसमें आपकी हेडिंग आती है अनु आगे आपकी हेडिंग आती है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य और महत्व। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को सामाजिक शिक्षा के रूप में सीखने और विकसित होने का अवसर देती है। कि जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो बच्चों को सामाजिक शिक्षा के रूप में सीखने का और उसको विकसित होने का, बच्चों को विकसित होने का क्या देती है, अवसर देती है। ठीक है, ये इसके महत्व हैं। सेकेंड आपका व्यक्तिगत संबंधों के विकास में मदद करती है। कि ये क्या करती है, व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं उसके विकास में भी मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को रोज़मर्रा के अनुभव को सीखने का मौका देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की आत्म प्रेरक शक्ति को बढ़ाती है। कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो बच्चों की आत्म प्रेरक शक्ति को भी बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5, बच्चों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण और सीखने का एक प्राकृतिक तरीका देती है। या ठीक है, कि जो ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा है ये क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को, जो बच्चों का भविष्य है, मतलब जो आपके मतलब जो स्टूडेंट हैं उनका जो भविष्य है, आने वाला जो भविष्य है उसको बेहतर बनाने के लिए शिक्षण देती है और सीखने का एक प्राकृतिक तरीका भी देती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6, यह कहीं से भी और हर जगह से आ सकती है। ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हमें एक जगह जाएंगे वहीं से हमें ज्ञान मिलेगा। जैसे औपचारिक में होता है कि हम स्कूल में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे तो वहीं से हमें क्या है, शिक्षा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि यह कहीं से भी हर जगह से आ सकती है। ओके, पॉइंट है आपका आत्मविश्वास को युवाओं में बढ़ाती है। कि जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका उद्देश्य यही है कि आत्मविश्वास को युवाओं में बढ़ाती है। कि युवाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाना इनका क्या है, उद्देश्य है। किसका, इनफॉर्मल एजुकेशन का। ओके, अब आप इसी में नोट करके कुछ लाइनें लिखना, नोट करके लिखना आप कि अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक से युक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमा और कमियों की पूर्ति करती है। मतलब कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है आपकी, जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये औपचारिक से युक्त ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि औपचारिक से युक्त मतलब जो औपचारिक शिक्षा है उससे युक्त ही एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमाओं और कमियों को पूरी करती है। कि औपचारिक शिक्षा में जो भी कमियां आती हैं या उसकी कुछ जो भी सीमाएं होती हैं उनकी क्या करती है, ये पूर्ति करती है। ओके, अब आपकी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है अनौपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण। कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे फर्स्ट है तैराकी कक्षाएं। कि जो तैराकी कक्षाएं होती हैं वो कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर थोड़ी ना दी जाती है, वो क्या है, खुले में दी जाती है। और इसका ना ऐसा है कि इसकी कोई समय सारणी नहीं होती कि हाँ भाई समय सारणी है या इसका पाठ्यक्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये इसके उदाहरण है। सेकंड है खेल क्लब। थर्ड है समूह में पढ़ना। फोर्थ है समाज में वाद विवाद। और 5 है शौकिया गायक या फिर मंडली। कि हम तैराकी कक्षाएं लें या फिर हम खेल क्लब जाएं या समूह में पढ़ना, कि हम बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हम समूह में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई औपचारिक शिक्षा की तरह कि हमें क्लास के अंदर ही पढ़ना है या हमारे रूल रेगुलेशन है या हमारा पाठ्यक्रम है इसको हमें कंप्लीट ही करना है। नहीं, अनौपचारिक शिक्षा का मीनिंग ऐसा नहीं है। तो ये क्या होती है, औपचारिक शिक्षा के विपरीत होती है।
और इसमें समाजों में वाद विवाद होता है। समाज में जो वाद विवाद हो रहा है उससे भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ये भी अनौपचारिक शिक्षा के हमारे अंतर्गत आता है। ओके, तो आपका यहाँ पे औपचारिक शिक्षा तो समाप्त होता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दूरस्थ शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक और छात्र की शारीरिक मौजूदगी एक साथ ना हो फिर भी शिक्षा दी जाती है। मतलब कि जो आपकी दूरस्थ शिक्षा होती है, जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टीचर है, शिक्षक है, और जो छात्र है वो क्या हो, उनकी शारीरिक रूप से क्या है, एक साथ ही मौजूदगी हो, ऐसा नहीं है। इसमें वो अलग अलग हों, दूर दूर हों, तो भी ये शिक्षा दी जा सकती है। ये किसके अंतर्गत आता है आपका, ये आता है आपका दूरस्थ शिक्षा, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। ठीक है, जो आपकी दूरस्थ शिक्षा होती है इसके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, वेब आधारित शिक्षा, ये सभी क्या हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के अन्य नाम हैं। ओके, अब आपका इसमें नेक्स्ट हेडिंग है दूरस्थ शिक्षा के टाइप्स। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होती है समकालीन कालिक और एक होती है अतुल्य कालिक। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट में समकालिक में क्या होता है कि ऑनलाइन शिक्षण छात्र एक ही समय में सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, समकालिक जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसमें ऑनलाइन शिक्षण होता है जिसमें छात्र एक ही समय में सीखता है। ओके, सेकंड पॉइंट है अतुल्यकालिक। इसमें क्या होता है कि छात्र अलग अलग समय पर शिक्षण व गतिविधियां पूरी करते हैं। ओके, अब इसमें आगे आता है आपका दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है कि स्व अध्ययन मतलब कि सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना। ठीक है, कि बच्चा स्वयं पढ़े, स्वयं अध्ययन इसमें करे, उस चीज़ को क्या देती है, बढ़ावा देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है शिक्षा सर्व सुलभ होती है। इनका उद्देश्य है कि शिक्षा जो होती है वो कैसी होती है, सर्व सुलभ बनाना, कि शिक्षा को हमें क्या, वो कैसा बनाना है, सर्व सुलभ बनाना है। थर्ड पॉइंट सॉरी थर्ड पॉइंट है हमारा शिक्षा घर घर तक पहुंचाना। तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि शिक्षा को हम क्या करें, घर घर तक पहुंचाएं। ओके, अब हमारा इसमें नेक्स्ट और हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट है शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, कि शिक्षा के समान अवसरों को क्या करें, उपलब्ध कराएं। ठीक है, अब हमारे इसमें 5 पॉइंट आता है उन लोगों को शिक्षा तक पहुंचाना या पहुंच प्रदान करना जो पारंपरिक कक्षा में नहीं जा पाते। जो ये दूरस्थ शिक्षा होती है इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य यह है, इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, नोट करके लिखना, कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है कि कुछ छात्र होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो कक्षाओं तक नहीं जा पाते किसी कारण की वजह से, किसी रीज़न के वजह से, तो उन तक शिक्षा को पहुंचाना ही दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। ओके, अब हमारा 6 पॉइंट है इसमें शिक्षा को आवश्यकता क्षमता व रुचि के अनुसार प्रदान करना। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि शिक्षा को आवश्यकता क्षमता और रुचि के अनुसार क्या करना, प्रदान करना। ओके, अब हमारे इसमें हेडिंग आती है दूरस्थ, हेडिंग है हमारी, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इसमें दूरस्थ शिक्षा के महत्व व उपयोगिता। ठीक है,
जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लचीलापन, सेकंड पॉइंट है कौशल निर्माण व डिग्री हासिल करना, थर्ड पॉइंट है दूरी की बाधा दूर होना, फोर पॉइंट है काम और पढ़ाई को संयोजित करना, फाइव पॉइंट है ग्रामीण पलायन कम होना और सिक्स पॉइंट है बेहतर शिक्षा का अवसर। ठीक है, ये हमारे शिक्षा के महत्व और उपयोगिता के अंदर पॉइंट्स हैं कितने, सिक्स, जिसमें से अब हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताएंगे, लचीलापन। कि आपका फर्स्ट पॉइंट में है लचीलापन, कि जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, लचीलापन होता है। ठीक है, उसमें हम पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं या बदल भी सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कौशल निर्माण व डिग्री हासिल करना, कि जो आपका दूरस्थ शिक्षा होती है इसका महत्व ये भी है कि इससे हमारा कौशल निर्माण होता है और इससे हम डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दूरी की बाधा दूर होना, कि दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, दूरी की बाधा दूर होती है। इसमें क्या होता है, इससे छात्र को उन शिक्षकों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो भौगोलिक रूप से दूर रहते हैं। दूरस्थ शिक्षा में आपका यही होता है कि हम टीचर से नहीं मिल पाते, उन टीचर से कि जो बहुत दूर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन टीचर से भी हम मिल सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, मतलब दूरस्थ शिक्षा में ये होता है कि छात्रों को शिक्षक तक पहुंचने में मदद मिलती है जो भौगोलिक रूप से दूर होते हैं। फोर पॉइंट में आपका आएगा काम और पढ़ाई को संयोजित करना, कि जो दूरस्थ शिक्षा से काम और पढ़ाई को संयोजित किया जा सकता है। ओके, फाइव पॉइंट है ग्रामीण पलायन कम होना, मतलब कि दूरस्थ शिक्षा से दूर दराज के इलाके जो होते हैं के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलती है। इससे ग्रामीण पलायन की घटना कम हो जाती है, मतलब कि जो कुछ लोग होते हैं, कुछ छात्र होते हैं जो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो इलाके होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, ग्रामीण पलायन को कम कर सकते हैं। ओके, उच्च शिक्षा को हासिल करके। सिक्स पॉइंट आता है आपका बेहतर शिक्षा का अवसर, जो दूरस्थ शिक्षा से छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलता है ना, कि वे शीर्ष विश्वविद्यालय की संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। कि जो स्टूडेंट होते हैं जो विश्वविद्यालय नहीं जा सकते, लेकिन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, वो लाभ उठा सकते हैं, संसाधनों का लाभ भी उठा सकते हैं। ठीक है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये आपके शिक्षा की क्या थे, टाइप्स थे, 3 टाइप्स है ना, कि औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। ओके, इसमें एक शिक्षा और आती है, उसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, आपकी है गैर औपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा है, गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि यह वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभव पर आधारित होती है, कि जो हमारी रियल लाइफ से जुड़े जितने भी हमारे अनुभव होते हैं उन सभी पर आधारित है। इससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, कि इससे क्या होता है, बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ओके, किसके अंतर्गत, गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, इससे वास्तविक जीवन व्यवहारिक आधारित अनुभव को निर्धारित किया जाता है, कि इसमें क्या होता है कि वास्तविक जीवन को व्यवहारिक आधारित अनुभव को निर्धारित किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें ना कक्ष की ज़रूरत पड़ती, ना पाठ्यचर्या की, ना परीक्षा की
और ना ही अनुशासन होता है। कि जो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा होती है, इसमें ना हमें क्लास की ज़रूरत है, ना पाठ्यक्रम की ज़रूरत है, ना इसमें हमें कोई परीक्षा देनी होती है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ना ही इसमें कोई भी अनुशासन होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हेड पॉइंट है आपका कि इसमें माता पिता अपने बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा से परे अन्य चीज़ सिखाते हैं। मतलब जो शैक्षणिक शिक्षा होती है उससे अलग ही अन्य चीज़ों को सिखाया जाता है इसमें बच्चों को माता पिता के ज़रिए। जैसे भोजन बनाना, साइकिल चलाना। तो भोजन बनाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी ना है। ये ऐसे थोड़ी ना कि एक क्लास दी जाएगी कि हाँ इस क्लास में आपको खाना बनाना सीखना ही सीखना है ही, आज ये बनाना सीखना है, कल ये सीखना है। तो ऐसा नहीं है। साइकिल चलाना, उसमें भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना कोई अनुशासन है, ना कोई कक्ष है, ना कोई पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लोग किताबों व शैक्षिक वेबसाइटों के ज़रिए भी सीख लेते हैं। कि जो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा है इसको लोग किताब के माध्यम से भी सीख सकते हैं, और शैक्षिक जो वेबसाइट होती हैं इसके ज़रिए भी सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी को मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने की विधि पता करने की कैसे बनता है, तो हम मोस्टली देखते हैं ना कि जिन लोगों को कुछ नहीं पता होता तो वो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि भाई पनीर बनाने की रेसिपी। तो इसमें यही है कि वेबसाइटों पर जाओ और वहाँ जाके सीखो। ओके, अब आपके इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है कि गैर औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोगों को एक आम जीवन में हिस्सा लेने के लिए शिक्षित करना। कि जो लोग हैं उनको एक आम जीवन में हिस्सा लेने के लिए क्या करती है, शिक्षित करना ही इनका उद्देश्य है। सेकंड है आपका बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना जो समुदाय के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि समुदाय के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण है बातें हैं उन पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्देश्य इसका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, लोकतांत्रिक समाजों की नींव रखना, ये इसका उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आपका लोगों को अच्छी तरह से जीने व एक साथ पलने फूलने के लिए समझ और स्वभाव विकसित करने में मदद करता है। कि इसका उद्देश्य आपका यह भी है कि जो गैर औपचारिक शिक्षा है वो क्या करती है, लोगों को अच्छी तरह से जीने के लिए और एक साथ पलने फूलने के लिए समझ और स्वभाव विकसित करने में भी मदद करती है। ओके, अब हमारे इसमें नेक्स्ट हेडिंग गैर औपचारिक शिक्षा के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा कि इसमें बच्चे, युवा, वयस्क सभी शामिल होते हैं। कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे होते हैं गैर औपचारिक शिक्षा में। नो, इसमें क्या होता है, बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी शामिल हो सकते हैं। ओके, लेकिन जो ये आपकी शिक्षा होती है यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि युवाओं को खुद के कार्यक्रम व प्रोजेक्ट चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। कि जो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा है ये क्या करती है कि खुद अपने सेल्फ के कार्यक्रम और प्रोजेक्ट को चुनने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें ज्ञान विकास को बढ़ावा देती है। ये क्या करती है, ये शिक्षा क्या करती है, किस चीज़ के लिए उपयोगी होती है, ज्ञान विकास को बढ़ाना या बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 5 छात्र उपस्थिति ज़रूरी नहीं है। कि जो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा होती है इसमें आपकी छात्र की उपस्थिति ज़रूरी नहीं होती। ओके, तो यहाँ आपकी क्लास होती है ये समाप्त। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ,
जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।